हेलो एवरीवन, इस सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नीट 2026 का पेपर। कल एग्ज़ाम हुआ था। बहुत जगह पे मैंने रिव्यू देखा। शुरुआत में तो सबने बताया बहुत डिफ़िकल्ट है, बट जब धीरे धीरे सब लोगों ने पेपर सॉल्व किया अच्छे से, तब उनको समझ में आया कि ये पेपर कैसा है। मैंने भी एक क्वेश्चन पेपर आज दिन में पूरा सॉल्व किया था। तो मैंने क्या पाया, 2-3 क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन वाइज लेंदी क्वेश्चन है, और 1-2 क्वेश्चन में बच्चा अगर कॉन्सेप्चुअल एरर करेगा तो वहाँ पे मिस्टेक कर सकता है। बट ओवरऑल अगर देखें तो मेरे हिसाब से अराउंड 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी इजी है। मतलब 2024 में जो पेपर हुआ था उसके कंपैरेबल में पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। तो कोई बच्चा अगर पैनिक नहीं हुआ होगा और अगर उसके पास 1 घंटे का टाइम होगा तो आराम से वो बच्चा इस पेपर में अच्छा स्कोर किया होगा। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो 2024 में स्कैम हो गया था। भले ही फैसला कोई भी हो, लेकिन सबको पता है स्कैम किस तरीके से हुआ था। तो आप 24 का छोड़ दीजिए, 23-22 सब में जिस तरीके से कट ऑफ था, मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में भी उसी तरीके से कट ऑफ होने वाला है। अराउंड 600 के आसपास ऑल इंडिया कोटा जाएगा, और स्टेट वाइज ये वैरी करेगा। 560, 570, 580 पे भी किसी किसी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। लेकिन 2025 जैसा तो नहीं है। अब बायोलॉजी केमिस्ट्री लोग बता रहे इजी है, कुछ लोग केमिस्ट्री को लेंदी बता रहे हैं, बायोलॉजी टाइम टेकिंग है, बट फिजिक्स तो डिफ़िकल्ट नहीं है। अब जिन बच्चों से टाइम मैनेज नहीं हुआ होगा वो बच्चा थोड़ा पैनिक में बहुत सारे सवाल छोड़ दिए होंगे जो इजी हैं या इजी लग रहे हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में उलझ करके छोड़ दिए होंगे। लेकिन पेपर ओवरऑल मैंने जब देखा तो पेपर मुझे आसान लगा। ठीक है, सो क्या करते हैं, रैपिड स्टार्ट करते हैं और कितना फास्ट इसका सोल्यूशन किया जा सकता है वो हम ट्राई करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसको। A simple pendulum दिया हुआ है having time period t, the variation of kinetic energy with time। देखिए वेलोसिटी जो होता है a ओमेगा cos ओमेगा t होता है अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, और वेलोसिटी होता है यदि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो -a ओमेगा sin ओमेगा t। कोई भी अगर वैल्यू लेंगे हाफ mv² में तो इतना तो क्लियर है कि sin स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ मुझे एक ही दिख रहा है। भले इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग जनरली जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये वाला पार्ट अच्छे से बताते हैं। आप नोटबुक चेक कीजिए, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा होगा आपकी नोटबुक में ये ग्राफ होगा। ये सवाल वहीं से आया हुआ है, एग्जैक्टली एज इट इज पूछा है। और मैं हर साल बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। 2 साल 3 साल पहले फ्रीक्वेंसी पूछा था, अभी ग्राफ पूछ दिया है डायरेक्टली। तो वेव वाले चैप्टर में भी और ऑसिलेशन वाले चैप्टर में भी ये मैं बताया हुआ हूं। आप नोटबुक चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ रूम हीटर इज रेटेड 400 वाट टू 20 वोल्ट इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट। कोई भी एक रूम हीटर है जिसका रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम लोग, V0² डिवाइड बाई P0 हो जाएगा। अगर इसको हमने एक्सटर्नल बैटरी V पे ऑपरेट किया तो इसमें पावर कितना होगा। सो पावर इज इक्वल्स टू V² बाय R। पावर इक्वल्स टू ये वैल्यू पुट कर देंगे, V² डिवाइड बाय R का वैल्यू V0² और P0 ऊपर चला जाएगा। सो V/V0 का स्क्वायर इंटू P0। आप नोटबुक चेक कर सकते हैं। कोई भी बच्चा मेरे से अगर फिजिक्स पढ़ा है इस साल, चाहे जेई वाले बच्चे हों चाहे नीट वाले बच्चे हों, आपके नोटबुक में ये फार्मूला दिख जाएगा। इवन मैंने सीरीज एंड पैरेलल ऑफ बल्ब एंड हीटर का भी सवाल आपको कराया था, वो भी आपके नोटबुक में होगा। बट जो पहला लाइन है पावर से रिलेटेड, उसी से सवाल है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो V का वैल्यू दिया हुआ है 200, ऑपरेटिंग रेटेड वोल्टेज दिया है 220 का होल स्क्वायर इंटू P0, और P0 का वैल्यू दिया है यहाँ पे 400। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, टाइम बचाएंगे। ये होगा नहीं। 200 तब होता जब ये दोनों वैल्यू 1:2 के रेशियो में होता, ऐसा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 121 ये बहुत छोटा वैल्यू हो जाए क्योंकि ये न्यूमरेटर छोटा है, तो
कभी भी इसका जो वैल्यू आएगा वो इतना छोटा नहीं हो सकता है। 331 इसका आंसर होगा, बाकी आप कंप्यूट करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे, एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 10 सेकेंड। सो ओमेगा इनिशियल इक्वल्स टू हम लोग लेते हैं 600 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60। सो ये हो जाएगा 10, सो ये हो जाएगा 20 पाई, और ओमेगा फाइनल जो हो गया वो हो जाएगा 1200 इंटू 2 पाई बाई 60, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 40 पाई। इसको अगर ओमेगा नाम देंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा। सो अल्फा आ जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई टी, 2 ओमेगा माइनस ओमेगा डिवाइड बाई 10, ओमेगा बाई 10 आ गया, है ना। अब हमको चाहिए थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फा। चाहे तो आप ये थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से भी आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। सो देन ओमेगा फाइनल स्क्वायर हमारा दिया हुआ है 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा बाई 10, ये हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 5 ऊपर चला जाएगा बाई ओमेगा, ये हो गया 15 ओमेगा। सो 15 इंटू ओमेगा का वैल्यू दिया है हमारे पास 20 इंटू पाई, और ये हमको आया किस में, ये हमको जो थीटा का वैल्यू आया ये आया रेडियन में। इसको अगर 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 कट हो जाएगा, 150 रिवॉल्यूशन आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। सवाल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, आप इसको समझ सकते हैं। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बॉब इज 0.02 जूल। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है और कैनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो कैनेटिक एनर्जी को लिखेंगे अगर हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, दैट इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। सो हाफ इंटू मास दिया हुआ है 20 ग्राम, सो 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू v² इज टोटल एनर्जी 0.02 जूल। ये 2 कैंसल हो गया, यहाँ पे बच्चा 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू v² इज 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, v² इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2, 1.41 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सो सवाल सब आप देख सकते हैं कैसा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट सवाल सब नहीं है। 100 टन्स क्लोजली वार्म सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इट्स एट इट्स सेंटर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल आर रिस्पेक्टिवली। पहले मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, बट नंबर ऑफ टर्न्स है तो n मल्टीप्लाई करेंगे। 3.14 को पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू I इंटू 100 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2R, 2 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 लिखेंगे इसको। ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 5, और ये इधर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 5, ये सारे जीरो जो है वो कट हो जाएंगे, पाई भी कट हो गया यहाँ से, ये कट हो जाएगा 2 से, 5 इधर आएगा, 5/2 इक्वल्स टू I, दैट इज 2.5 एम्पियर। 2 ऑप्शन में दिख रहा है हमें। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू NIA लिखेंगे, n दिया है 100, करंट आ जाएगा 5/2 इंटू एरिया इज इक्वल्स टू πr², 5² इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो चला जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2, 5/2 बचा, और यहाँ पे सो 125, 5² 25, 125/2 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बचा। पाई को लिखेंगे 3.14, 125 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये अगर वैल्यू देखे
तो 125 को अगर 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे 374 400 अराउंड ये वैल्यू मुझे दिख रहा है। अप्रॉक्सीमेशन मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यू बहुत दूर दूर है, सबके सब वैल्यू बहुत दूर है। तो 125 को 3.15 अगर अराउंड मैं 400 लूँ तो डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻²। सो 2 आंसर हो जाएगा, सी आंसर हमारा करेक्ट है। पूरा 100% 125 को, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ठीक है, 125 है, ध्यान रखना है। तो 125 को 3.14 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो ये वैल्यू है ये 200 से थोड़ा सा नीचे आ सकता है या 200 के आसपास आएगा, लेकिन ये सारे वैल्यू काफ़ी दूर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है? अ सबमरीन इज डिजाइंड टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm, हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस। डायरेक्ट सवाल है, किसी भी कंटेनर में या किसी भी शिप, कोई भी सबमरीन है, यहाँ पे है सबमरीन, इसका अगर हाइट यहाँ से h है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, तो यहाँ पे प्रेशर P इक्वल्स टू P0 प्लस ρgh के बराबर होता है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है, दिमाग कहीं चलाना ही नहीं है। सो P का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 100 एटमॉस्फेयर है, क्योंकि 1 atm को मैंने P0 लिया है, 1 atm इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। तो 100 P0 माइनस P0 इक्वल्स टू ρgh, सो 99 P0 10⁵ इज इक्वल्स टू 1000 इंटू जी का वैल्यू 10 लेंगे यहाँ पे, है ना, एंड इंटू एच निकालना है, तो 990 इज इक्वल्स टू एच आ जाएगा हमारा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैच लिस्ट ए लिस्ट बी, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहली बार डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ढूंढेंगे यहाँ पे, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बी जो है उसका 3, बी का 3 1 और 2 में दिया हुआ है। देन एच लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो सी का 1 चेक करेंगे, सी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, हार्डली 10-15 सेकेंड। देन ये भी एग्जैक्टली सेम टाइप का सवाल है। पॉइजन्स रेशियो हमको पता है, इसका डायरेक्टली ये हो जाएगा। देन यंग्स मॉडुलस भी हमको पता है। सो पॉइजन्स रेशियो डी का 1 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, तो सवाल में जाननी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सवाल किया कराया हुआ सवाल है। आप बुकलेट शीट जो भी है आप चेक करेंगे, आपको सवाल दिख जाएगा। सारे कैपेसिटर्स 10 10 10 एंड 10 दिया हुआ है, सब के सब सीरीज में है, तो 10/4 दैट इज 2.5। और अब 2 कैपेसिटर हमारे पास है जो ऐसा पैरेलल में लगा हुआ है। वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 50 वोल्ट है। ये 2.5 पैरेलल में ऐड होकर के C इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैराड बनाएगा। 5 माइक्रोफैराड 3 में दिया हुआ है, तो हमें चार्ज चेक करना पड़ेगा। टोटल चार्ज सप्लाइड Q इज इक्वल्स टू CV 5 इंटू 50 लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज 250। और इक्वल कैपेसिटर है 2.5 एंड 2.5, तो जो चार्ज होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, Q/2 एंड Q/2। सो टोटल चार्ज Q/2 अगर पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज 125 माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू राइज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ, इसका रेडियस अगर r है तो यहाँ तक और h हाइट ऊपर ले जाने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन कौन करेगा? एक्सटर्नल पर्सन करेगा, क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। सो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल हो जाएगा माइनस GM मास ऑफ अर्थ m, इसका मास m लेते हैं, डिवाइड बाई 2r हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस GM डिवाइड बाई r। इसको लिखेंगे हम लोग GM डिवाइड बाई r को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, दैट इज GM डिवाइड बाई 2r। r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा mgr/2, हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है बहुत सारे लोगों को। थोड़ा सा मुझे भी सोचने में लगा कि किस टाइप का सिस्टम दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, तो लेकिन देख लेते हैं। व्हेन द रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विद द डिफरेंट रिएक्शन टाइम। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने हाइट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है,
सेम हाइट कहीं नहीं लिखा हुआ है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। अब अगर अगर ये आदमी है और अगर बॉडी फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी, तो जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ज़्यादा बिना दिमाग लगाए हुए अगर इस सवाल को सॉल्व करें तो बी पहले आएगा और बी के बाद आएगा ई। सो बी के बाद ई आएगा, जो बी के बाद ई, उसके बाद आ जाएगा ए, बी ई ए। बी ई ए हमारा बी ई ए तीनों में है, बी ई ए। उसके बाद डी आएगा और उसके बाद सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद सी आएगा। सो डी आंसर हमारा होना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अ पावर ऑफ दिया हुआ है क्रेन विच लिफ्ट्स ए मास ऑफ 1000 kg टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर। बहुत सिंपल, पावर इक्वल्स टू mgh डिवाइड बाई टी कर लेंगे। मास दिया हुआ है 1000 इंटू जी का वैल्यू ले लेंगे 9.8 इंटू हाइट दिया है हमको 20 डिवाइड बाई 10, इसको कट करेंगे। ये कितना हो जाएगा 19.6 हो जाएगा और ये 1000 किलो जूल या किलो वैट हो जाएगा, क्योंकि पावर है तो ए ऑप्शन हो जाएगा, हार्डली 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है, कंसिडर टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफैराड, वन ऑफ देम इज अनचार्ज्ड, one of them is charged by 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to uncharged capacitor. एक कैपेसिटर है, इसको V वोल्टेज से चार्ज किया, इसको डिस्कनेक्ट करके आइडेंटिकल कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला बच्चा लोग नोटबुक चेक कर सकते हैं, आपके नोटबुक में हर जगह पे दिख जाएगा ये। सो हाफ इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर, डायरेक्ट पुट करेंगे आंसर आएगा C1 C2, ये हो जाएगा C/2 और इंटू V1 माइनस V2। सो एक ही वोल्टेज है यहाँ, 100 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/4 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 200 पिकोफैराड। सो 200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, ये पिको में हो जाएगा, 100 स्क्वायर इज 10 टू दी पावर 4 6। सो ये कट हो जाएगा 2 से, सो 1/2 इंटू यहाँ पे आ रहा है 10 टू दी पावर माइनस 6, ये 4 0, ये 2 0, 6 हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट अगर देखेंगे तो 1/2 इज 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये भी डायरेक्ट सवाल है। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम, कैपेसिटर दिया है, इंडक्टर दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछा। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC, पुट करेंगे 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC। एल का वैल्यू दिया है 1 मिली हेनरी, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है 0.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। ये डेसिमल को इधर अगर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर, ऊपर में जाने के बाद ये 10 हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 5 बाहर आएगा और 1/2 पाई है ना। क्या करें, इसमें से 100 डिवाइड बाई 2 पाई कर लेते हैं और इसको 10 टू दी पावर 3 को बाहर करते हैं, 2 पाई। सो 100 इन डिवाइड बाय 3.14 इंटू 2 अगर करेंगे तो 6.28 आएगा, 6.28। अगर ये 5 होता इंटू 10 टू दी पावर 3, अगर ये 5 होता तो 20 होता, इसका मतलब 20 से छोटा वैल्यू है, बट 20 से बहुत छोटा नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है 15.9। मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 6.25 को, और अगर सिंपल तरीके से कैलकुलेट करें तो 100 ऊपर 100 लेके जाएंगे, 10 टू दी पावर 3 एज इट इज रखेंगे, 6.25 को 25 इंटू 25 लिख लेते हैं, ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 15.9 हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो मैंने लगाया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
डायरेक्ट सवाल है, बच्चा लोग नोटबुक चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्लियरली, फिगर शोज बिलो स्ट्रेट सॉलिड वायर। अगर हॉलो वायर रहता तो डी ऑप्शन होता, सॉलिड वायर का सी ऑप्शन होगा। एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन में आप नोटबुक चेक करेंगे, आपको ये ग्राफ वहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है? एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वाट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड सवाल दिख रहा है। वर्क परफॉर्म दिया हुआ है 75, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी क्यू बाई डी टी, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये दिया है 100 माइनस 75 इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, दैट इज 25। वन लाइन आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी दिया है। हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक टू रीच द पीक वैल्यू। अगर ग्राफ नॉर्मल साइनसॉइडल वेव का प्लॉट करेंगे तो जीरो से पीक वैल्यू जाने में t/4 टाइम लगता है। सो फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड हमको चाहिए, सो t/4 टोटल टाइम है। सो t इक्वल्स टू t/4, दैट इज 1/4f, दैट इज 1/4 इंटू 60, सो 1/240 आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी डायरेक्ट सवाल है, किया हुआ है नोटबुक में, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल दिख जाएगा। थोड़े से लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा डेल्टा एक्स, तो फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा। सो फाई इज इक्वल्स टू आ रहा है 2 पाई, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। I इक्वल्स टू 4I0, जिसका वैल्यू दिया है K, मीन्स 4I0 का वैल्यू आया K। अब फार्मूला में पुट करेंगे, I इज इक्वल्स टू 4I0 की जगह पे K पुट करेंगे, और cos स्क्वायर 5/2 हमें चाहिए, जहाँ पे λ/3 दिया हुआ है। तो फिर से फेज डिफरेंस निकालेंगे। फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू λ/3, दैट इज 2 पाई बाई 3, दैट इज 120 डिग्री। यहाँ पे पुट करेंगे 120/2, सो K इंटू 120/2 मतलब cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू K/4, और हमारा आंसर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन ए इज मास नंबर, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रेडियस r इक्वल्स टू होता है r0 a⁻⁴ 1/3 होता है। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, सो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³, मतलब 4/3 पाई इंटू a⁻⁴ 1/3 टू द पावर, जो भी है, यहाँ पे रेडियस भी पुट करना पड़ेगा। सो रेडियस r0 a⁻⁴ 1/3 का क्यूब, सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू a। सो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा। डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। नहीं, डिफरेंस ऑफ ये न्यूक्लियॉन्स एंड ये मास डिफेक्ट कंस्टिट्यूएंट इज कॉल्ड, बिल्कुल करेक्ट है। सो बी एंड डी इज करेक्ट, बी एंड डी आर ट्रू बट ए एंड सी आर फॉल्स। सो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, बी एंड डी आर करेक्ट, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमने कितनी बार बात किया है। इफ इट रिड्यूसेज इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग द डार्क फ्रिंज and increased in another region producing a bright fringe, क्या करेक्ट है? as there is a no gain and loss of energy Fermi-Newton इतना प्रिंसिपल, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो नेक्स्ट में दिया हुआ है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट्स ओनली बाय लाइट वेव। नहीं, ये साउंड से भी होता है, साउंड में भी दिखता है। तो ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट EMF इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका 2 ओम। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर द टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू। ये भी नोटबुक में दिख जाएगा, जब हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का अलग से मैंने लिखा के दिया था बच्चों को कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर मुझे करंट पता है
तो VA माइनस VB इज इक्वल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज E माइनस IR। सो E का वैल्यू दिया है 12 माइनस 0.6 इंटू 2, इंटरनल डिस्टेंस दिया है 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1.2 दैट इज 10.8 के बराबर होगा। सो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, बट आप 2021 2022 का आप नीट का प्रीवियस ईयर्स का पेपर चेक कीजिए, आपको सिमिलर सवाल दिख जाएगा विद स्टोन ब्रिज में। तो ये सवाल कुछ नया नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी के स्टेटमेंट्स यहाँ पे लग नहीं रहा है, क्योंकि जब इसको स्विच करेंगे तो R1 R2 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल डेटा के फॉर्मेट में नहीं है अभी, तो इसीलिए सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। आप रीड कर सकते, इसको चेक कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सविता 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट while conducting an experiment to determine the effective length of a simple pendulum, दिया हुआ टाइम टेकन टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशन इज 60 सेकेंड। 30 ऑसिलेशन 60 सेकेंड मतलब टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड। हेंस द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, बाकी वैल्यू आपको दिया हुआ है। टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, स्क्वायर कर देंगे। सो टी स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी, पाई स्क्वायर जी दोनों वैल्यू बराबर दिया हुआ है, 4 कट हो जाएगा, L इक्वल्स टू 1 मीटर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Which of the following statements are correct? Inside a conductor the electric field is 0, करेक्ट है। Electric field at surface of a charged conductor does not depend on its charge density, wrong है। Interior of a charged conductor can have no excess charge in the static situation, बिल्कुल करेक्ट है। गॉस लॉ वैलिड नहीं रह पाएगा। At the surface of the charged conductor, the electric field must be normal to the equipotential surface का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, नहीं बिल्कुल रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर जो होता है वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे। सो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। ए सी डी ओनली, ए सी डी ओनली, ए सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो व्हेन द फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड above a certain threshold voltage the diode current increases significantly, बिल्कुल करेक्ट है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर देखेंगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये ग्राफ होता है। एंड देन द करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, बिल्कुल नहीं, रिवर्स सैचुरेशन करंट इधर होता है, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। ए इज राइट, स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट द स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, सो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन ए कॉनकेव लेंस अ रे ऑफ लाइट emanating from an object parallel to the principal axis of the lens after refraction, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो पैरेलल आ रहा है, पैरेलल अगर आ रहे हैं तो पैरेलल आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा। और जब इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो ऐसा ऑब्जर्व होगा कि किसी ऑब्वियसली पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे फोकस से ऑब्जर्व होगा कि ये यहाँ पे फोकस से आ रहे हैं लाइट। तो अब इसके हिसाब से ऑप्शन देख लेंगे। पासेज थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, पासेज थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। जनरली लाइट जहां पे कन्वर्ज होता है उसको हम प्रिंसिपल फोकस पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, पासेज थ्रू 2f which is radius of the curvature of the lens, गलत है। इमर्जेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी गलत है, क्योंकि पैरेलल आएगा तो डाइवर्ज होगा लाइट। पासेज थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, पासेज थ्रू द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सबसे सुटेबल आंसर मुझे ये लग रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है और प्रिंसिपल फोकस डिफाइंड नहीं है, पर बहुत जगह पे हम ये डिफाइन करके इस तरीके से देते हैं बच्चों को क्लास में। सबसे सुटेबल आंसर बी होगा, कोई बोनस नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है? एन अननोन न्यूक्लियस हैज द न्यूक्लियस डेंसिटी, इतना दिया हुआ है, एंड द मास दिया हुआ है, इट्स मास नंबर ए इज अप्रॉक्सीमेटली। ये कैलकुलेशन वाला सवाल है।
इसको मैंने कैलकुलेट किया था, मुझे थोड़ा टाइम लगा था, 1.5-2 मिनट का मुझे टाइम लगा होगा इस सवाल को कैलकुलेट करने में, बट फार्मूला बेस्ड सवाल है। क्या पूछ रहा है हमें? डेंसिटी दिया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर, मैंने अभी बताया था आर नॉट ए टू द पावर 1/3, सो आर नॉट क्यूब इंटू ए चाहिए, सो ए इक्वल्स टू एम डिवाइड बाई 4/3 इंटू 3.14 और इंटू आर नॉट क्यूब। रेडियस हमको आर नॉट दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 और इंटू इसका क्यूब और इंटू डेंसिटी पुट कर देंगे यहाँ पे। सो डेंसिटी आ जाएगा, दिया हुआ निकले डेंसिटी 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17, ठीक है। और मास का वैल्यू अगर पुट कर दे तो मास दिया है हमें 19.926 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। अगर 17 को ऊपर लेके चले जाए ये बच जाएगा 3 इंटू 19.926 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, सिंपल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, और साथ में मल्टीप्लाई 2.29 और ऊपर बचेगा यहाँ पे 27 है, ये चला जाएगा तो 44 हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 44 और यहाँ पे बचेगा 10 टू दी पावर माइनस 45 बचेगा, ऊपर चला जाएगा। सो ए का वैल्यू अगर लिखें तो 3 इंटू 19.926 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे 1.44 इंटू 1.2, दो को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2.29 इंटू 2.29 और यहाँ पे 10 जो नीचे का बचेगा 45 वाला, एक 10 बचेगा वो ऊपर चला जाएगा। ये कैलकुलेशन रियली डिफिकल्ट है, अगर क्योंकि क्यों डिफिकल्ट है, और क्योंकि यहाँ पे दिया है 20, यहाँ पे दिया है 19, यहाँ पे दिया है 16, मतलब इतना क्लोज तो नहीं होगा 20, 19, या तो 16 एंड 12 में से, क्योंकि बहुत सारा डेसिमल है तो एक दिमाग लगा सकते हैं कि इस दोनों में से होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि दोनों में से अगर कोई वैल्यू हुआ या तो सिग्निफिकेंट फिगर डालते, जो कि आगे ऐसे सवाल दिए हुए हैं। मैंने इसको कैलकुलेट किया है, मैंने पहले बताया था इस सवाल में कैलकुलेशन में रियली मुझे भी टाइम लगा एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचने में, और जब आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन 12 आता है, मैंने कैलकुलेट किया है। लेकिन जितने भी पेपर में सवाल है, एक ये सवाल और एक सवाल और आगे है जो मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम किया था। किसी किसी बच्चे को 2 मिनट लग सकता है, किसी किसी बच्चे को 3 मिनट भी लग सकता है। इतने सारे हमने क्वेश्चन किए, सब फार्मूला बेस्ड ही है, ये भी फार्मूला बेस्ड ही है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है जिसकी वजह से टाइम लग जाएगा। मैंने इसको कैलकुलेट किया है, 3 आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सवाल भी नोटबुक का सवाल है, बच्चा लोग देख सकते हैं, वैल्यू चेंज करके सवाल आया हुआ है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100, जी का वैल्यू दिया हुआ है, शंटिंग करना है हमें, शंट रेजिस्टेंस चाहिए RS, मेन करंट दिया है 10 एम्पियर, IG का वैल्यू दिया हुआ है हमें 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। यहाँ पे जाएगा ये मेन करंट I माइनस IG जाएगा। सो I माइनस IG क्योंकि पैरेलल में है इंटू RS इज इक्वल्स टू G इंटू IG। देखिए अगर 10 एम्पियर में से 1 मिली एम्पियर का डिफरेंस लेने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम I ही लिखेंगे, 10 इंटू RS इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1 मिली एम्पियर। एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो RS इज इक्वल्स टू लिखेंगे, एक डेसिमल और जाएगा, सो 0.01 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, 0.01 ओम आंसर होगा। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि सारे डेसिमल वाले हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 0.01 डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
ये सवाल प्रीवियस ईयर्स जेईई एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं, अगर आपने रोटेशन का टेस्ट दिया हुआ है तो आप वहाँ पे टेस्ट पेपर आपका चेक कर सकते हैं, उसमें आपको ये सवाल दिख जाएगा। और इस सवाल, जब भी ये सवाल मैं करवाता था क्लास में, तो बच्चों को हमेशा ये बात बोलता था, आज ना कल ये सवाल नीट में ज़रूर पूछा जाएगा। जेईई में तो बहुत कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन ये सवाल मुझे नीट में पूछने लायक लगा था। इसीलिए अगर किसी बच्चे को याद होगा तो आप ये बात याद कर सकते हैं, मैंने क्लास में बताया हुआ है ये सब सारी चीज़ें। ये डायग्राम रिक्रिएट करने में थोड़ा हट गया। ये डायग्राम में टेंजेंट यहाँ पे है। ए थिन वायर ऑफ लेंथ एल लेंथ का वायर है, इसको बेंड कर दिया है इस फॉर्मेट में, रिंग के फॉर्म में, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। रेडियस अगर आर एज्यूम कर ले तो इसके अबाउट, डायमीटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। सो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3mr स्क्वायर बाई 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। सो नेक्स्ट में हमें m का वैल्यू पुट करना है, r का वैल्यू पुट करना है। लेंथ l है, ये 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। l डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। एंड देन सवाल में नेक्स्ट में हमें मास पुट करना है। तो लीनियर मास डेंसिटी जो होता है, मास इज इक्वल्स टू लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इंटू 2 पाई r के बराबर होता है। रेडियस यहाँ पे हमने कैपिटल R कंसिडर किया है, सो 2 पाई r। सो मास m, और यहाँ पे एक काम करते हैं, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी m के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसको मैं कैपिटल M कंसिडर कर लेता हूँ, इसको मैं कैपिटल M कंसिडर कर लेता हूँ। सो m इज इक्वल्स टू m इंटू 2 पाई r, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कैपिटल M यूज करूँगा, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सो कैपिटल M यूज कर रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट है, इसमें हमको R और M पुट करना है। सो इसको लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू M का वैल्यू M इंटू 2 पाई R इंटू R स्क्वायर। सो 3/2 M इंटू 2 पाई इंटू R क्यूब। R का वैल्यू पुट करेंगे 3/2 M इंटू 2 पाई R क्यूब इज इक्वल्स टू L क्यूब डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 8 पाई क्यूब, ये कट हो जाएगा 4 से, 1 पाई कट हो जाएगा। सो 3ml क्यूब डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर, 3ml क्यूब डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या दिया हुआ है? तो फॉर द ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव का इक्वेशन दिया है, वेयर द वाइन द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5। डायरेक्ट सवाल है। फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स 0.5 दिया हुआ है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा मतलब वेव नंबर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई इंटू डायरेक्टली k का ही वैल्यू ले लेते हैं ना। 2 पाई बाई लैम्डा होता है k, मतलब k डेल्टा x। इसका वैल्यू पुट करेंगे, k इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 0.008 और इंटू 1/2, ये कट हो जाएगा। सो 0.008 पाई, बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x एंड y सेंटीमीटर में दिया हुआ है। वैल्यू पुट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो, क्योंकि रेडियन में ये दिया हुआ है, SI सिस्टम यूज करना पड़ेगा, तो 2 डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 0.8 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिया हुआ है अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg। मैं कितनी बार इधर देख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको जितना जल्दी से जल्दी फिनिश किया जाए, सॉल्व करके। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना। A box of mass 15 kg is kept on a floor of a stationary trolley. Coefficient of static friction दिया हुआ है। Keeping the box stationary over the trolley, the maximum acceleration. सिंपल सा बात है, ट्रॉली अगर मूव कर रहा है, इस पे लगेगा सूडो फोर्स, इस पे पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। अगर मान लेते हैं ये इधर अगर मूव कर रहा है तो इसका टेंडेंसी होगा पीछे जाने का, फ्रिक्शन इधर लगेगा, दैट इज म्यू एम जी। म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, एम कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल्स टू म्यू जी। सो 0.12 और इंटू 10, सो 1.2 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सवाल है। ये सवाल भी नोटबुक का किया हुआ सवाल है। आप देखेंगे तो किताब समय भी दिख जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर है, दिमाग लगाना ही नहीं है। डी आंसर करेक्ट होगा इसका। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर ये डायोड उल्टा होता है।
सवाल में पढ़िए वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड, ठीक है। रिवर्स बायस्ड मोड में जो भी पॉजिटिव वोल्टेज होगा सबका सब इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, और रिवर्स बायस्ड मोड में इसके अक्रॉस कोई अपीयर होगा ही नहीं, करंट के फॉर्म में फ्लो होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ग्लो होगा। तो डी आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सवाल में। नेक्स्ट ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। यहाँ पे फ्लास्क कंटेनिंग आर्गन एंड क्लोरीन दिया हुआ है, रेशियो ऑफ 2:1, मास का रेशियो दिया हुआ है 2:1 by mass. The temperature of the mixture is 27 degrees Celsius. The ratio of root mean square speed of the molecules. सिंपल है, VRMS का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 3RT by M. M होता है मोलर मास, मतलब VRMS इज इनवर्स रिलेशन ऑफ मास। दिमाग लगाना ही नहीं है, V आर्गन डिवाइड बाय V क्लोरीन इज इक्वल्स टू मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मास ऑफ आर्गन। मास का क्या रेशियो दिया हुआ है, टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, मास का क्या रेशियो है इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। मास ऑफ क्लोरीन सवाल में हमको दिया हुआ है 70 डिवाइड बाई 40 कैंसल हो जाएगा, 7/2, 7 रूट में होगा। सो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी कॉलम मैचिंग का सवाल है, ठीक है। गामा रे रेडियो एक्टिव डीके C का 2, देन विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स एमिट्स लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम द हायर एनर्जी ऑर्बिट थ्रू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ये करेक्ट है। उसके बाद इंफ्रारेड डी का C लग रहा है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, 3 हमारा करेक्ट आ रहा है। तो चौथा माइक्रोवेव, ये अगर हमें नहीं भी पता कि ये क्या दिया हुआ है तो भी हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज बुक सब में ये मेंशन किया हुआ रहता है। तो हमारा B का हो गया 1 एंड C का हो गया 2, C का 2, B का 1, B का 1, C का 2, एंड देन यहाँ पे B का 1, C का 2, और क्या है D का 2, C का 2 ना, D का 3 ना, D का 3, B का 1, C का 2, D का 3। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ये मैं एक बार कंफर्म करूंगा, इसका मैंने क्या मार्क किया हुआ है 34 का D ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ठीक है, 34 का D। नेक्स्ट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg व्हेन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तो वेक्टर का जब पहला लेक्चर लेते हैं ना, यही से शुरू करते हैं। यहाँ पे 2, ये 6 न्यूटन ले लेंगे, ये 8 ले लेंगे, रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर, दैट इज 10। और हमें क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स 10 अपॉन मास, दैट इज 2। एंड एंगल पूछ रहा है तो थीटा इज इक्वल्स टू 10, थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/3। तो ये 10 थीटा 4/3, बट हमें सवाल में 10 थीटा 4/3 एंड 2 विथ 8 न्यूटन नहीं है, तो ये अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3/4 विथ 8 न्यूटन, 3/4 एंड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट 2 लाइन में सवाल बन रहा है। ये सवाल भी एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, हर किताब में दिया रहता है, हर बच्चे ने किया होगा। यहाँ पे पोलरिटी देखेंगे, ये रिवर्स बायस्ड है, ये भी रिवर्स बायस्ड है। 4 and 2 पैरेलल में है, तो 4 into 2 डिवाइड बाई 4 + 2 दैट इज 8 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 4/3। ये R आ गया, V इक्वल्स टू IR। सो V दिया है हमें 10 और करंट पूछ रहा है I इंटू 4/3, ये 2 से कट हो जाएगा, ये 5 से 15/2 इक्वल्स टू I। डायरेक्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर अ मेटल वर्क फंक्शन दिया हुआ है, विच आर द फॉलोइंग वेवलेंथ्स of incident radiation does not give rise to the photoelectric effect। वर्क फंक्शन होता है 2π/λ, नॉट आइंस्टाइन इक्वेशन, kinetic energy maximum is equals to hc/λ माइनस hc/λ नॉट। सिंपल सा लॉजिक है, अगर लैम्डा छोटा होगा तो ये एनर्जी बड़ा होगा, और एनर्जी बड़ा होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो Hc का 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कट हो जाएगा। वेवलेंथ अगर निकालेंगे
एक जीरो और ऊपर लेके जाते हैं, 12400 डिवाइड बाई 66। इसको अप्रॉक्सीमेशन से करें कि कैसे करें? 66 जो है इसका 2 टाइम्स जो होता है वो 128 होता है, तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 से काट सकता हूं, तो ये 200 हो जाएगा, मतलब 200 से थोड़ा सा छोटा, 200 से छोटा मतलब सपोज 190 आया हमारा, 190 आया। मतलब अगर वेवलेंथ लैम्डा नॉट का वैल्यू आया, तो अगर लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। होगा 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 नहीं होगा, ठीक है। और पूछ रहा है कि नॉट गिव्स, सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे यूनिट में बच्चों को सेकेंड मिनट में कंफ्यूजन रहा होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी, सी का वैल्यू 1, मतलब 3 × 10⁸ को अगर हमने 1 डिफाइन कर दिया, तो सवाल में पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा अर्थ से, डिस्टेंस क्या होगा। टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 6 मिनट, 6 × 60 + 40, ये हो जाएगा 360 + 40, दैट इज 400 सेकेंड। So distance s is equals to velocity into time. So c is 1 × 400, that is 400. इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए। नेक्स्ट, a rectangular wire loop of side 8 cm into 3 cm with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude b दिया है 0.3 टेस्ला। Coil दिया हुआ है, the direction normal to the plane, the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 2, direction normal to the shorter side of the loop. Shorter side मतलब हमारे पास एक कोई भी लूप है जिसमें कहीं पे भी छोटा सा कट है, कहीं पे भी ले सकते हैं कट, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता, ठीक है, पूरे रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता, कट नहीं होता तो EMF 0 होता। बट कट है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस नहीं होगा, इसके अक्रॉस नहीं होगा, बट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ज़्यादा बिना दिमाग लगाए हुए सीधे मोशनल EMF = VBL अगर लिख लें तो आंसर आ जाएगा। V वेलोसिटी दिया हुआ है 2, सो 2 × मैग्नेटिक फील्ड 0.3 और इंटू L शॉर्टर एज का साइड दिया हुआ, साइड लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻⁻²। CA हो जाएगा, डेसिमल इधर लेके जाते हैं, 3 × 3 हो जाएगा कितना, 9 × 2 18 हो जाएगा, 18 × 10⁻³ 18 × 10⁻³ सो क्या करें, एक डेसिमल यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 10 डिवाइड कर दें तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ ये डेसिमल हट गया, तो कैसे आया आंसर इतना, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10⁻⁻² भी मल्टीप्लाई करेंगे। सी हो जाएगा कितना, 3 × 6 × 0.3 1.8 × 10⁻⁻⁴, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है रिगार्डिंग ये कि छोटा सा कट दिया हुआ है, किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बट आपको बेसिक आइडिया होगा, हम ये फास्ट सोल्यूशन कर रहे हैं। कोई किसी बच्चे को डिटेल सोल्यूशन का भी चाहिए होगा पूरा डिस्कशन के साथ, तो आप बता सकते हैं, मैं डिस्कशन कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये सवाल जेईई मेंस में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में भी ये सवाल दिया हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज कर इन्होंने पूछा है। The following plot shown variation of velocity v versus time of a ball thrown vertically upward and falls back. Which of the following plot are correct? Are correct. ठीक है, अब are correct यहाँ पे इसमें भी confusion है थोड़ा सा। are more than one option correct है नहीं, आपने ऑप्शन यहाँ पे पहले से दे रखा है, तो are लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा सा confusion क्रिएट कर सकता है बच्चों को। अदरवाइज अगर बॉडी को यहाँ से थ्रो करेंगे, वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव कुछ वेलोसिटी होगा, कहीं पे जाके वेलोसिटी इसका 0 होगा t टाइम पे, और इमीडिएटली अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा ग्रेविटी की डायरेक्शन में, फिर से वेलोसिटी वही हो जाएगा।
सो एक ही ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को डी लग सकता है कि डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, बट मैं इसको नहीं मार्क करूंगा। यूजुअली किताब सब में भी अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव ये सब लिखा नहीं रहता है। सो ऑप्शन सी ओनली इज करेक्ट। 40 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी सवाल फार्मूला बेस्ड है। इन ए वर्नियर कैलिपर 20 VSD कोइंसाइड्स विद द 16 MSD और each division of the length is 1 mm, मतलब 1 MSD का वैल्यू दिया हुआ है 1 mm। ठीक है, द लिस्ट काउंट जो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 VSD इज इक्वल्स टू 16 MSD, तो 1 VSD हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, है ना। 0.8 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 mm माइनस 0.8, ये भी mm में ही वैल्यू आएगा। सो ये हो जाएगा 0.2 mm, पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे mm को, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सेंटीमीटर में। 1 mm इसको 0.02 सेंटीमीटर लिखें या 0.2 सेंटीमीटर लिखें, 0.02 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। इसको लिखेंगे 0.2 इंटू 10⁻³ एक डेसिमल और डिवाइड करेंगे 0.02 इंटू 10⁻², सो 0.02 सेंटीमीटर लिखेंगे। सो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ईच साइड ऑफ ए मेटेलिक क्यूब ऑफ मास दिया हुआ है इतना इज measured 9 centimeter, keeping the significant figure in view, the density of the material of the cube can be। मैं इस सवाल में भी बता सकता हूँ, मुझे कैलकुलेशन में टाइम लग गया क्योंकि कैलकुलेशन रियली कैलकुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का टर्म आ रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ है नहीं। सो दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया है 5.580, लास्ट तक लिखेंगे, और साइड लेंथ हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब हो जाएगा, है ना। ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 5.580 डिवाइड बाय 729 हो जाएगा ये, और ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा ये ऊपर में जाने के बाद। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5.580, 3 जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5580 डिवाइड बाय 729 इंटू 10⁻³ हमें इसको कैलकुलेट करना है। 5580 डिवाइड बाय 729, 7 2 11 7, ये सम 3 से डिविजिबल लग रहा है मुझे, है ना। तो 3 से डिविजिबल है या 9 से भी है। कट करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा 81, और ऊपर का हो जाएगा 654 18, सो 620 डिवाइड बाई 81। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.65 समथिंग आगे आता है, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेट किया था तो मुझे ये वैल्यू याद है ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। मैंने पहले आपको बताया था कि मैं हर एक इसको जब कैलकुलेट किया यहाँ तक तो मैं इजीली पहुँच गया था, लेकिन जब मैंने इसको कैलकुलेट किया और इसको डेसिमल में जब मैंने कन्वर्ट किया तो मुझे टाइम लगा उसमें। और ये जनरली सब बच्चे को लगेगा क्योंकि वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर वाली बात है और बहुत क्लोज है। इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि डिजिट ड्रॉप करेंगे हम लोग 5, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे काउंट होता है। तो यहाँ पे 9.0 है, डिवीजन में 9 जो हम कर रहे हैं 9.0 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे और 2 सिग्निफिकेंट 7.7 हो जाएगा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म दिया हुआ ABC as on the figure, the ray QR is parallel to the base। ये QR पैरेलल है, झंझट ही खत्म हो गया। QR अगर पैरेलल है तो
ये एंगल 60 और ये एंगल 60, इवन इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या पूछ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, देन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। अब अगर ये 60 और ये भी 60, तो ये R तो ये भी R, और R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए की ज़रूरत नहीं है हमें सवाल में, लेकिन हम लिख सकते हैं अगर R1 इक्वल्स टू R2 होता है तो I इक्वल्स टू E होता है। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में आप चेक कर सकते हैं इसको, डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई। सो आई का वैल्यू दिया है 50 प्लस 50 माइनस ए का वैल्यू दिया है 60, सो 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 40। सो डी आंसर हो जाएगा इसका। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिया हुआ है द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केस इज इक्वल्स टू आर एन इक्वल्स टू आर नॉट होता है इनटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। हाइड्रोजन है ये हट जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ पे है 2, आर नॉट होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम और इंटू 2 स्क्वायर इज 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे और 20, सो 20 एंड 21 दो डेसिमल 2.1 इंटू एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10, 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 1, ये ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट सवाल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। A uniform metallic wire having resistance of 4 ohm is bent to form a square loop ABCD as on the figure. The resistance 2 ohm is connected between the simple wire है 4 ohm का, तो ये 1 ohm 1 ohm 1 ohm, ये विथ स्टोन कट हो जाएगा। ये दोनों हो गया सीरीज में, ये दोनों हो गया सीरीज में 2, ये भी दोनों हो गया सीरीज में 2, और दोनों हो जाएगा पैरेलल में तो 1। सो R इक्विवेलेंट हो गया 1। सो हमें क्या पूछ रहे हैं? करंट I इज इक्वल्स टू V बाई R, दैट इज 2 बाई 1, 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, दैट्स इट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी जो सवाल मैंने सॉल्व किया हार्डली 30 सेकेंड 45 सेकेंड। अब बहुत बच्चा को लगेगा कि नहीं मैं तो कल देख लिया, सोल्यूशन देख लिया, मैं सॉल्व कर लिया। नहीं, बहुत लेट, मैं कहीं बिजी था तो बहुत लेट किसी बच्चे से मैंने पेपर मंगाया। मैंने 1 गो में एक बार जब पेपर देखा तो मुझे लैंग्वेज बेस्ड जो 1-2 क्वेश्चन थे वो मुझे लगा कि बहुत सारा बच्चा उसमें अटक गया होगा कुछ क्वेश्चन में, लेकिन जिन बच्चों का हाई इंटेंसिटी प्रिपरेशन रहता है उनका तो बिल्कुल भी नहीं। इस पेपर में, ये पेपर ऐसा है जिस बच्चे ने थॉरोली फिजिक्स पढ़ा होगा 11th एंड 12th एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ा होगा, वो बच्चा इजीली 160 170 इस पेपर में कर सकता है, एंड एवरेज बच्चा भी 120 इजीली इस पेपर में कर सकता है। तो अगर सही से देखें तो 24 से मुझे तो बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट पेपर नहीं लग रहा है।